हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 25 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही छोटी बड़ी सभी जानकारियों को यहां कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले रोज की तरह आप अपने इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। साथ ही आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं। पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हाल ही में किस स्पेस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को ये हुआ है। देखिए, इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। भारत की स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और इसके अलावा विक्रम साराभाई हैं, वो भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक कहलाते हैं। वर्तमान में के सिवान भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके चेयरमैन हैं। इसके साथ ही आपको बता देते हैं 2020 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत ने, जिसका नाम था जीसैट, और इसे फ्रेंच गुआना यूएसए से लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही कुछ और जानकारी दे देते हैं। इसरो जो है आपका इसरो 30 से 35 करोड़ की लागत के वाहनों को लॉन्च करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यानी कि ये कुछ ऐसे स्पेशल वाहन बना रहा है स्पेस तक जाने के लिए, जिनकी लागत 30 से 35 करोड़ के बीच में रहेगी। ये वाहन 500 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को ले जाने के लिए सक्षम होंगे। इसी के साथ में SLV, ASLV, यानी कि SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का मतलब होता है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपने सुन रखे होंगे नाम, लेकिन आज आपको हम थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। साथ ही इसी के साथ इस खबर की चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। ये क्या करेगा? ये जो अपना जो एक तरह का ये मतलब एक तरह का सूट होता है स्पेस यात्रियों के लिए, उसमें कुछ तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। उसके ऊपर तरल पर जो सूट पहनने के बाद में उसके ऊपर तरल पदार्थ निकलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि ये जो हीटिंग होती है अंतरिक्ष में, जो गर्मी होती है, उसको जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रण करने के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थों को नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इसे पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करता है। कपड़ों का उपयोग अन्य सैन्य अनुप्रयोग, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों के विषम वातावरण में भी किया जा सकता है। इसी के साथ अगली खबर का चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री किस देश की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं रूस की यात्रा पर, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं। ये निमंत्रण जो था ये मिला था मोदी जी को, लेकिन ये जो परेड है वो अपने निर्धारित समय से 15 दिन लेट हो रही है। इस कारण से मोदी जी इसमें जा नहीं पाए। चीन और भारत की वर्तमान बॉर्डर टेंशन के मध्य में राजनाथ सिंह ने इस निमंत्रण में अपनी भूमिका निभाई है। यानी कि इस निमंत्रण में वो गए हैं। इसी के साथ ही भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी गई है। इसमें 25-25 सैनिकों की तीनों सेनाओं की टुकड़ी गई है जो इस परेड में भाग लेगी। अब आपको बता देते हैं जो ये आपकी जो ये परेड है विक्ट्री डे परेड, ये क्यों मनाई जाती है? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो आपके नाजी जर्मन्स की जो नाजी सेना थी, उससे
रसिया की यानी कि रूस की हिफाजत करना और उसको हराकर वापस भगा देना, उसके सैनिकों को मार देना, नाजी सेना पर मतलब अपनी जीत का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में या प्रतीक के रूप में इस विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट करता है रसिया। जैसे कि भारत में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ ये एक मतलब कि सामाजिक कार्यक्रम की तरह या कहें संवैधानिक कार्यक्रम की तरह ये यहाँ मनाया जाता है। तो इसकी एक तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर है, आज ये हमको मिली थी तो ये हमने लगाई है। इसी के साथ ही इसकी दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं। देखिए क्यों मनाया जाता है विक्ट्री डे परेड। ये कुछ हमने छोटी छोटी आपके लिए क्लिपिंग काट कर और आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप छोटे छोटे व्यू ऑफ पॉइंट से मतलब शॉर्ट में आप इसकी जानकारी पा सकें। बता दें 24 जून 1945 को पहली बार विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान रूसी सेना ने न केवल जर्मनी से अपनी राजधानी मॉस्को की रक्षा की, बल्कि स्टालिन ग्राद और लेलिन ग्राद यानी कि जो नाजीवाद थे ना, लेलिन और जो स्टालिन का जो नाजीवाद था उसको भी स्टालिन ग्राद और लेनिन ग्राद, सॉरी ये वो स्टालिन लेनिन नहीं है, ये दूसरी चीज़ है, ये दो शहरों के नाम है रसिया के, इनको भी बचाया था। तब से हर साल इस परेड का आयोजन किया जाता रहा है। तो ये अब की बार 75वीं परेड थी जिसमें राजनाथ सिंह गए थे। इसमें अब की बार भारत से तीनों सेनाओं की जो सैनिक हैं इन्होंने भाग लिया है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और भारतीय जल सेना यानी कि नौसेना के तीनों सेनाओं के 25-25-25 यानी कि 75 सैनिकों ने भाग लिया है। इसमें आपको पता है चीन को भी निमंत्रण मिला था, चीन भी इसमें गया है, लेकिन चीन में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो इस परेड में शामिल होने से पहले यानी कि इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ही उन्होंने कह दिया था इंडिया में कि हम चीन के मंत्रियों का वहाँ बायकॉट करेंगे, यानी कि उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। इसी के साथ जैसे भारत गणतंत्र दिवस पर अपनी सेनाओं या अपने सैनिक क्षेत्र के जो युद्धक विमान हैं, हवाई जहाज हैं या जो भी उपकरण हैं उनका प्रदर्शन करता है, ठीक उसी तरह इस परेड में रूस भी अपने विभिन्न हथियारों, लड़ाकू टैंक्स, लड़ाकू वायुसेना के जो वाहन हैं उनका प्रदर्शन करता है, अपनी सेना का प्रदर्शन करता है और दुनिया को अपना दमखम दिखाता है। तो ये क्लिपिंग हमने आपके लिए रखी है क्योंकि आप इसको शॉर्ट में पढ़ सकें। बाकी पीडीएफ की चिंता ना करें, पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आप सुने, ध्यान से पढ़ें, लिखें, बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसने हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियंस का उद्घाटन किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। तो आपको बता देते हैं हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री हैं अभी प्रकाश जावड़ेकर, जिनका राज्यसभा क्षेत्र यानी कि इनका राज्यसभा क्षेत्र मतलब राज्यसभा सांसद हैं, तो ये महाराष्ट्र से हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो ये आपका कान मार्केट फिल्म मार्केट 2020 है, इसे वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए यानी कि इस वर्ष फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीन की जाएगी। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप समझ लें। इस वर्ष इस फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 2 फिल्मों के नाम बता रहे हैं, ध्यान रखना। एक तो है माई घाट क्राइम नेबर 103/200 जो कि एक मराठी फिल्म है, और एक है हेल्लारो
हेल्लारो एक गुजराती फिल्म है। ये दोनों फिल्म भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगी। इसी के साथ अगले, कान फेस्टिवल आपको पता है, जैसे हमारा इंडिया में एक आईफा जैसे होता है, इसी तरह से कान फ्रांस में आयोजित किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कान फ्रांस में आयोजित किया जाता है, पेरिस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये भी एक प्रकार का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर देते हैं कि हाल ही में इंदिरा रसोई शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है। तो देखिए, हाल ही में इंदिरा रसोई शुरू करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। तो आपको बता देते हैं, फोटो के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो देखिए, प्रदेश में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। हाल ही में कमजोर व गरीब वर्ग के लोगों को कम से कम रुपए में अच्छा व पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने हेतु यह योजना चलाई गई है। इस योजना पर राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले देखिए, ये तो चलाइए, अभी जो कांग्रेस की सरकार है उसके जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा। लेकिन इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उस समय भी एक ऐसी योजना चलाई गई जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत एक दिन में आप 8 रुपये में भरपेट भोजन पा सकते थे और 5 रुपये में नाश्ता दिया जाता था इस योजना के तहत। अब ये देखते हैं कि ये कितने रुपए में, यानी कि पहले वाली योजना से भी कम रुपए में ये भोजन उपलब्ध कराएगी। अभी इसका निश्चित नहीं किया गया है कि ये कितने रुपए में भोजन उपलब्ध करा पाएगी। इसी के साथ एक क्लिपिंग हमने आपको लगाई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू होगी, जो कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों अब राज्य सरकार रियायती दरों पर दोनों टाइम का खाना मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। बता देते हैं कि इस योजना पर सालाना करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना, इस योजना को अलग बताया जा रहा है। यानी कि जो पहले अन्नपूर्णा योजना जो वसुंधरा सरकार में आई थी, उसमें और इसमें रात दिन का फर्क बताया जा रहा है। वैन गाड़ियों के बजाय स्थानीय दुकानों पर खाना मुहैया कराया जाएगा, जो काफ़ी किफ़ायती दरों पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। किसी एक फर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार एनजीओ की मदद से इस योजना को चलाए जाने का विचार कर रही है। तो ये मेन बात है कि जो आपकी जो अन्नपूर्णा योजना थी, वो आपकी एक निश्चित फर्म को टेंडर दिया जाता था, लेकिन ये टेंडर नहीं देगी। ये एनजीओ के माध्यम से, जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं गैर सरकारी, उन संस्थाओं के द्वारा ये इस योजना का क्रियान्वयन करेगी। आपकी जो अन्नपूर्णा थी वो चलायमान परियोजना थी, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ी या वैनों के जरिए लोगों तक खाना पहुंचाती थी। ये स्थायी रहेगी, एक ही जगह पर आपको मिलेगा खाना। हाल ही में किस राज्य ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो ये आपकी की है मध्य प्रदेश ने। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चोरी को रोकने और ज़रूरतमंदों को बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना लागू की है। अब आपको बता देते हैं, जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है, इसके अंतर्गत जो स्वयं सेवी जो संगठन होते हैं, महिलाओं के जो स्वयं सेवी संगठन, महिला संगठन होते हैं, उनको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई है और उनकी इसमें मदद ली जाएगी। महिलाओं को सशक्त करने हेतु ये मुख्य कदम उठाया गया है, जिसको प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है, जो महिलाएं हैं उनको मतलब ट्रेनिंग दी गई है और उन महिलाओं को बिजली चोरी पकड़वानी होगी अपने गाँवों में, कि भाई किस घर में कहाँ बिजली चोरी हो रही है। अगर वो उस बिजली चोरी को पकड़वाती हैं और जो उसका फाइन बिल बनता है बिजली घर से या डिस्कॉम से, तो उस जितने का बिल बनेगा उसका 10% हिस्सा इन महिलाओं को पुरस्कार या प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। साथ ही अगर ये महिलाएं किसी घर में कनेक्शन, नया कनेक्शन करवाती हैं,
तो उस कनेक्शन में से इनको कुछ परसेंट हिस्सेदारी प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। बाकी हमने आपके लिए यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना क्या है, क्या होगा इसके अंदर, ये पूरी डिटेल हमने इस क्लिप के माध्यम से आपको यहाँ बता दी है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आपको ये बताना यहाँ जरूरी है कि जो ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना है, ये जो आपके भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दी गई है। यानी कि इसको हम कहेंगे जो पहला चरण है इसका, वो इसका शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत कौन बनाया गया है? तो भारत के अगले राजदूत जिम्बाब्वे में नियुक्त किए गए हैं विजय खंडूजा। तो हाल ही में वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के तौर पर ये बने हुए थे। अब इनको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इनके शीघ्र ही कार्य ग्रहण करने की उम्मीद है। रंगसुंग मसाकुई जिम्बाब्वे गणराज्य के राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। मतलब इनसे पहले यहाँ पर रंगसुंग मसाकुई नाम के व्यक्ति या IFS यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्होंने कार्यभार 12 मई 2016 को संभाला था। अब ये कार्यभार संभालेंगे आपके विजय खंडूजा। देखिए फ्रेंड्स, जिम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर चलती है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगाग्वा आपके राष्ट्रपति यहाँ बनते हैं। इसी के साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आपके जो राजदूत या उच्चायुक्तों की नियुक्ति हुई है अभी 2 महीने के अंदर, वो तो हमने आज आपको प्रोवाइड करवा दी है। लेकिन अभी 1-2 दिन में, यानी कि कल नहीं तो परसों आपका पक्का 2 दिन के अंदर आपके जितने भी पिछले 6 महीने में राजदूत या एम्बेसडर्स बने हैं, उन सब की एक छोटी सी क्लिप बनाकर, वीडियो क्लिप बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी इसी चैनल पर। तो फिलहाल देख लेते हैं। बहरीन के पीयूष श्रीवास्तव, कतर के दीपक मित्तल, श्रीलंका के गोपाल वागले, नेपाल के विजय मोहन कोत्रा, कनाडा के अजय बिसारिया, यूएसए के तरनजीत सिंह संधू, टर्की के संजय कुमार पांडा, फ्रांस के जावेद अशरफ, नाइजर के बने हैं आपके श्री प्रेम कुमार नायर, ब्रिटेन के आपके गायत्री ईसर कुमार, पपुआ न्यू गिनी के आपके बने हैं सुशील कुमार सिंघल, फिनलैंड के बने हैं रवीश कुमार, कुवैत के बने हैं सीबी जॉर्ज, और इसके अलावा स्विट्जरलैंड का नहीं है, इसमें शायद प्रीति आपकी बनी है। और इसके अलावा रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव आपके बने हैं। फिलीपींस के आपके शंभू एस कुमार बने हैं। लेकिन आपका जो स्विट्जरलैंड है, इसके सामने आप लिख लेना प्रीति नहीं यार, मोनिका कपिल मोहता आपकी स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा पी कुमार का नाम ध्यान रखना। जो पी कुमार हैं, ये आपके पी कुमार सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। फिलीपींस में आपके शंभू एस कुमारन हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 23 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ओलंपिक दिवस के बारे में बता देते हैं आपको। तो आपका जो ओलंपिक दिवस है, ये पहली बार 23 जून 1894 में इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन इसे पहली बार 1948 में मनाया गया था। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में लाओस स्विट्जरलैंड में है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि
अभी कुछ ओलंपिक गेम्स चर्चा में रहे हैं, जैसे कि 2020 का आपका ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक आपका होना था जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के चलते उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये कब होगा? तो ये आपका 2021 में होगा। और इसका आपको शुभांकर पता होना चाहिए। तो इसका शुभांकर है सोमायती और मिराई कोबा। इसी के साथ 2020 में आपका विंटर ओलंपिक होगा, जो आपका होगा कहाँ पर? बीजिंग में। 2022 में, सॉरी, 2022 में आपका विंटर ओलंपिक होगा, 2020 में नहीं। 2020 में तो आपको समर होना है, लेकिन 2022 में आपका विंटर ओलंपिक होगा। और ये होगा आपका बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है। इसी के साथ 2024 का जो समर ओलंपिक है वो आपका प्रस्तावित है पेरिस, फ्रांस में। और इसी के साथ 2026 का जो विंटर ओलंपिक है वो आपका प्रस्तावित है मिलान कोर्टी यानी कि इटली में। तो ये आप ज़रूर इससे टर्म्स को ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 किसने आयोजित किया था? तो देखिए, फिक्की ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो आपको बता देते हैं, जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मनसुख मांडविया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के द्वारा किया गया है। इस अनूठी प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह भारत की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है, जो एक नई शुरुआत है। कोविड-19 के कारण अब की बार वर्चुअल प्रदर्शनी इसकी लगाई गई है। वर्चुअल का मतलब क्या? वीडियो वीसी यानी कि वीडियो के जरिए आप इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। आप YouTube पर ज़रूर सर्च करें इसके बारे में और इसको ज़रूर देखें। ये आप भारत की पहली वर्चुअल जो एक तरह की प्रतियोगिता है या प्रदर्शनी है, इसको आप ज़रूर देखें। आप जब इसको देखेंगे तो जब देखने के बाद आप एहसास करेंगे कि वास्तव में आपने जो YouTube पर नेट है वो आपने कहीं अच्छी जगह पर खर्च किया है। उसके बाद में आपको कुछ रियलाइज़ भी होगा स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य के बारे में। सरकार देश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए पहिए में एक चक्र के रूप में कार्य करेगी। बाकी फिक्की की आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिरला, आपको पता होगा जो घनश्याम दास बिरला हैं वो महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद लिए पुत्र थे, मुंह बोले पुत्र थे, एवं पुरुषोत्तम ठाकुर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसके जो अभी स्थापना है 1927 में हुई थी। कर्मचारियों की संख्या 500 है। इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इसी के साथ ये एक व्यापारिक परिषद है। आपको पता होना चाहिए कि जो फिक्की की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? तो वो थी नैना लाल किदवई। नैना लाल किदवई फिक्की की पहली महिला वुमेन है और चेयर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा संगीता रेड्डी ये टॉक्स अवर एज फिक्की प्रेसिडेंट्स। द न्यू इंडिया एक्सपर्ट्स की ये खबर थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी फुल्कन, जानवी फूकन, इनका नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी फिक्की से रिलेटेड थी, मतलब फिक्की से संबंधित है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को कितने करोड़ रुपए का स्व विवेक इमरजेंसी फंड दिया है?
तो देखिए 500 करोड़ रुपए का हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को स्व विवेक इमरजेंसी फंड दे दिया है। स्व विवेक इमरजेंसी फंड का मतलब है कि मतलब अपने विवेक के आधार पर ये जो आपातकाल स्थिति है उसमें इस रुपये को खर्च कर सकेंगे। तो देखिए केंद्र सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फंड भी जारी किया है। और आपको पता होगा इस फंड से 2 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री कहें या केंद्र सरकार कहें, उसने चीन के साथ हो रहे विवाद को देखते हुए सेना को हथियार चलाने की स्वतंत्रता दे दी है। और ये कहा गया है कि सेना अपने दम पर या अपने स्व विवेक से हथियारों का इस्तेमाल चीनी सैनिकों के खिलाफ कर सकती है। सेना इस फंड का उपयोग हथियार खरीदने के लिए कर सकेगी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। यह सेना को मिली बड़ी आर्थिक मदद है। तीनों सेनाओं ने पहले ही हथियार और उपकरणों की एक सूची तैयार करना शुरू कर दिया है जिसकी उन्हें आवश्यकता है और कम से कम समय में खरीद सकते हैं। भारतीय सेना अपना गोला बारूद के विस्तार के लिए आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है जिसे भी आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट खबर यही है कि तीनों सेनाओं को जो केंद्र सरकार है उसने कितने करोड़ रुपए का वित्तीय मतलब इमरजेंसी स्वविवेक फंड देने की घोषणा की है। तो 500 करोड़ रुपए की, ये आप ध्यान रखेंगे। आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस मेट्रो रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत का पहला सीमैन स्टेशन बनेगा जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए विशेष सुविधाएं होंगी? तो नोएडा है। तो आपको बता देते हैं कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सेक्टर 50 स्टेशन को, यानी कि जो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो नोएडा के सेक्टर 50 जो मेट्रो स्टेशन है उसको सी मैन स्टेशन में बदलेगा। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों के लिए विशेष सुविधाओं वाला जो उत्तर भारत का पहला सी मैन रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये ट्रांसजेंडरों के लिए खुला होगा, लेकिन खुला सबके लिए रहेगा, लेकिन विशेषता जो इसमें प्रमुखता दी गई है वो सी मैन यानी कि ट्रांसजेंडरों को दी गई है। तो ट्रांसजेंडर की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसजेंडर से संबंधित आपको फैक्ट बता देता हूँ। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुलेगी आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ खुलेगी? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में खुलेगी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी है? तो ज्योता मांडल है। ज्योता मांडल आपके जो पूर्वी दिनाजपुर पश्चिमी बंगाल का एक जिला है, वहाँ पर इस्माइलपुर एक कस्बा है, तो उस कस्बे में ये लोक अदालत की जज हैं। इसके अलावा भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर का नाम आप ध्यान रखेंगे, पृथ्विका यासिनी इनका नाम है। इसी के साथ भारत की पहली ट्रांसजेंडर सिपाही सोल्जर या फौजी का नाम ध्यान रखेंगे, सहाबी, SHABI, सहाबी इसका नाम है। इसी के साथ एक आपके ट्रांसजेंडर की बात हो रही है तो देखिए आपके नोएडा में, देखो नोएडा का नाम आया तो नोएडा में ही आपका पहला पुलिस विश्वविद्यालय अनुसंधान विश्वविद्यालय भी आपका नोएडा के अंदर ही खुलेगा। इसी के साथ आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का मौसम हाल बताना शुरू किया है? तो आपको उस देश का नाम बताना है कि किस देश ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का मौसम का हाल बताना शुरू किया है। उसका नाम है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। कल का जवाब, यानी कि कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में उड़ीसा राज्य में महानदी किस नदी में कितने वर्षों पुराना मंदिर मिला है? तो देखिए हाल ही में उड़ीसा राज्य में महानदी नदी में 500 वर्षों पुराना मंदिर मिला है और लगभग 500 वर्ष पुराना है।
लगभग 500-600 वर्ष के लगभग है। अभी इसका पता कंफर्म नहीं लग पाया है कि कितने वर्ष पुराना है, लगभग में ही बात चल रही है, 500 या 600 के बीच में लगभग है। तो फ्रेंड्स, इसको एंड तक जरूर देखें, अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और अपनी पढ़ाई को हमारे वीडियोज़ के माध्यम से जारी रखें, मेहनत करते रहें। इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्कार।